नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज 5 के प्रहार में बात करेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर मची तकरार की। जी हां, लोकसभा अध्यक्ष पद को सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई और अब स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही तरफ से लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की ओर से ओम बिरला का नाम एक बार फिर से फाइनल हुआ है। वे पिछले सत्र में भी लोकसभा अध्यक्ष पद का जिम्मा संभाल चुके हैं। इस बार भी उन्होंने स्पीकर पद के लिए नामांकन किया है। इधर इंडिया अलायंस की तरफ से के सुरेश का नाम सामने आया है। 8 बार के सांसद। बुधवार सुबह 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी और इसी के बाद यह फैसला होगा कि लोकसभा अध्यक्ष 18वीं लोकसभा का आखिरकार कौन होगा। तो लोकसभा में इसे लेकर के यह पहली बार ऐसा हो रहा है जब स्पीकर पद को लेकर के भी चुनाव होगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। स्पीकर पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में आर पार। नहीं बनी सहमति, अब होगा चुनाव। बीजेपी से ओम बिरला और कांग्रेस से के सुरेश के बीच होगा चुनाव। राहुल गांधी बोले, डिप्टी स्पीकर पद मिलता तो करते समर्थन। पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। पीयूष गोयल ने कहा, विपक्ष की राजनीति ठीक नहीं। स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। स्पीकर पर संग्राम। तो लोकसभा में स्पीकर पर संग्राम क्यों है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे और प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा करने को लेकर के एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, आपको बता दें कि डॉक्टर चेतन राजपुरोहित प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आशुतोष रावत हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ ही साथ निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पोद्दार साहब, सबसे पहले एक 30 सेकंड की आपकी टिप्पणी के साथ, ओपनिंग रिमार्क के साथ हम शुरुआत करेंगे। आखिरकार इस बार लोकसभा स्पीकर को लेकर के इतना सदन में हंगामा और इस तरह से आपस के अंदर टकराव की स्थितियां क्यों हैं? देखिए हेमंत जी, जब पार्लियामेंट पूर्ण मेजोरिटी में नहीं होती है, यानी कि एक दल की अगर पूर्ण मैजिक नंबर नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं स्पीकर का जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके लिए आपको सन 1999 के अंदर जाना पड़ेगा, जब आप देखोगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो 13 महीने की सरकार थी वो केवल एक वोट के लिए गिर गई थी। और उसके पीछे जो कारण था वो जीएनसी बाल योगी, जो उस समय भी टीडीपी भाजपा के साथ सहयोगी पार्टी थी और उनकी तरफ से स्पीकर था, और उनके एक निर्णय की वजह से, यानी कि वो वोट करवाने का जो उड़ीसा से जो सांसद थे और वहां जाकर उसके बाद में वो वहां पे विधायक बने और उन्होंने उनका वोट दिलवाने का और नहीं दिलवाने के निर्णय के ऊपर एक वोट से वो सरकार गिर गई। तो इसलिए जब अल्पमत की सरकार हो, या यूं कहें कि जब मिली जुली सरकार हो, तो स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से कांग्रेस को इस बार जनता ने बड़ी मजबूती दी और विपक्ष की सीटें बढ़ी, और ऐसा लगा कि विपक्ष कहीं ना कहीं दमदार विपक्ष है। तो जो उनको धार दी गई, कहीं ना कहीं वो अपनी धार को भूठा करने के ऊपर तुले हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके के वो प्रयास कर रहे हैं, मेरे हिसाब से राजनीतिक रूप से जो उनकी रणनीति है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो चाहती यही थी कि हमारे यहाँ राजस्थानी में कहावत है कि घोड़ा पड़े तो एक मजा और घोड़ा सवार दोनों पड़े तो 2 मजे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस उसी फेर में भारतीय जनता पार्टी के फंस गई। वो इसलिए कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इनको आश्वासन नहीं दिया कि हम डिप्टी स्पीकर आपको देंगे, और ये अगर अपना के सुरेश को अपना स्पीकर करके और चुनाव में जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहती यही थी कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर को समर्थन करते हैं बिना शर्त, तो उनकी वैसे भी नैतिक जीत हो गई। और अगर वो चुनाव में जाते हैं
तो अब आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 295-96 सांसद है, उसके अलावा 7-8 जो निर्दलीय सांसद है या अन्य सांसद है, वो इन्होंने और साध लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर हारने का कहीं कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ जो गठबंधन है या विपक्ष है, उसका इकट्ठा रहना यानी संगठित रहना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये संदेह के घेरे में, क्योंकि ममता बनर्जी का बयान आपने सुन लिया होगा। उन्होंने कहा कि के सुरेश के बारे में मेरे से कोई चर्चा नहीं हुई। उधर आपने देखा होगा हनुमान बेनीवाल अपनी एक अलग बात। मैं वापस आ जाऊंगा आशुतोष जी, मैं वापस पदर साहब मैं वापस आ जाऊंगा। आशुतोष जी, आपका ओपनिंग रिमार्क क्या है आज 5 के प्रहार में, क्योंकि स्पीकर को लेकर के सदन में लगातार आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी है, तो दोनों तरफ से उम्मीदवार भी खड़े कर दिए गए हैं। देखिए हेमंत जी, आज जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ उस पर एक बात तो जो एक पक्ष तो उसका निश्चित तौर पर जो निरंजन जी ने रखा कि वही है कि हुकूमत वाली सरकार में स्पीकर का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे आगे की दोनों राजनीतिक जो अलायंस है उससे आगे एक कदम सोच करके चल रहे हैं और एक दूसरे पर हम हावी हैं यह दिखलाना चाहते हैं। एक तरफ एनडीए अलायंस यह दिखाना चाहता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को अपने बूते भले ही समर्थन नहीं मिला हो या अलायंस की सरकार हो, लेकिन सरकार जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी। इसीलिए उन्होंने अपना अध्यक्ष और साथ में ओम बिरला को एक बार फिर से रिपीटेड अध्यक्ष बनाने के लिए बात कही। तो वहीं इस बार इंडिया अलायंस भी यह दिखलाना चाहता है कि नहीं, हर बार दो बार जिस तरह की माहौल थी, परिस्थितियां थी, उस तरह की परिस्थितियां इस बार नहीं है। इंडिया अलायंस के पास में इतना संख्या बल नहीं है। इसके बावजूद अगर स्पीकर को लेकर के प्रत्याशी खड़ा किया जाता है तो ये क्या दिखाता है? क्या ये दिखाता है कि इंडिया अलायंस के संपर्क में बाकी जो सत्ता पक्ष की पार्टियां हैं वो भी संपर्क में हैं, उनको उम्मीद है कि वो वोट कर सकते हैं, के सुरेश जीत सकते हैं, या फिर ये साफ हो जाएगा कि भाई अलायंस के साथ कौन कौन से लोग हैं, किस तरीके से साथ दे सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हेमंत जी की ये तमाम गणित पर इंडिया अलायंस ने वर्क किया है। मुझे लग रहा है कि इंडिया अलायंस की इस समय रणनीति यही है कि वह देश की जनता को यह आभास कराना चाहती है कि हम विपक्ष में हैं और सरकार के हर एक उस फैसले के खिलाफ खुलकर लड़ेंगे जो परंपराओं का या संवैधानिक तौर पर उल्लंघन है। या संवैधानिक तौर पर कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, लेकिन परंपराओं का उल्लंघन कह करके इंडिया अलायंस अपनी लड़ाई को जारी रखना चाहता है और जनता के बीच में एक सिंपैथी पाना चाहता है कि प्रतीक जी, मैं वापस आ जाऊं। प्रतीक जी, क्या ये जनता के बीच में सिंपैथी का दांव है या फिर वाकई संसदीय परंपराओं का हनन हो रहा है, इसकी वजह से आपको लोकसभा स्पीकर के तौर पर प्रत्याशी खड़ा करना पड़ा? हेमंत भाई, ये निश्चित तौर पे जो संसदीय जो परंपराएं चल रही हैं उसका उल्लंघन है, क्योंकि देखिए आज़ाद हिंदुस्तान में आज तक ये होता आया था, मतलब 2019 से पहले, कि विपक्ष का ही डिप्टी स्पीकर बनता था और सत्ता पक्ष का स्पीकर बनता था। और आज भी हमने यही तो मांग की थी, पूरा विपक्ष एकजुट था, ये बोल रहा था कि आप अपना स्पीकर का कैंडिडेट जिताइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष होने के नाते डिप्टी स्पीकर के पद पे जो हमारा अधिकार बनता है वो हमारा उसमें सहमति जताइए। तो भारतीय जनता पार्टी उस पर सहमति जताना चाहती नहीं है, लेकिन सर्वसम्मति से चेयरमैन बनाना चाहती है, स्पीकर बनाना चाहती है, तो ऐसा नहीं होगा। और इसी संसदीय परंपरा का, क्योंकि बीजेपी ने हठधर्मिता अपनाई है, इसी वजह से आजाद हिंदुस्तान में पहली बार स्पीकर के पद पे चुनाव होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को 72 साल में जब चुनाव हो रहा है, ये आजाद हिंदुस्तान के बाद ये पहली दफा नहीं है। नहीं, पहली दफा है जब तीसरी बार स्पीकर को लेकर के चुनाव हुआ है। वो 1952, 1974 में भी स्पीकर को लेकर के चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ। अब वो हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जी बोलिए। नहीं, वो डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ था, स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ है। स्पीकर का आज तक सर्वसम्मति से हुआ है, आज तक सर्वसम्मति से हुआ है। अब मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी हठधर्मिता क्यों अपना रही है? भाई, अगर डिप्टी स्पीकर बहुत बड़ी कोई पोस्ट होती नहीं है, और जब विपक्ष को देते हुए आ रहे हैं, हमारी जब यूपीए की सरकार रही थी 10 साल, तब भी हमने अपोजिशन को दी थी डिप्टी स्पीकर का पद। तो अब दिक्कत क्या है डिप्टी स्पीकर का पद रहने के लिए? और वो कह रहे थे कि बाद में जब बात होगी जब कर लेंगे। तो आपको पता होगा कि पिछले टर्म में जो 17वीं लोकसभा थी उसमें तो डिप्टी स्पीकर का पद ही नहीं था। तो अगर आज विपक्ष उनकी बात को मान जाता तो इसकी क्या गारंटी थी कि वो कल हमको स्पीकर का पद देंगे? मैं जवाब ले लेता हूं पहले, और डॉक्टर चेतन राजपुरोहित हमारे साथ हैं। राजपुरोहित साहब, विपक्ष यही तो कह रहा है कि हम भी सदन में हैं, अगर संसदीय प्रणाली के भीतर ये परंपरा रही है कि विपक्ष को डिप्टी सीएम का पद दे दिया जाए, तो उसमें आपत्ति क्या थी सत्ता पक्ष को?
क्या हर जगह आप ही कब्जा करना चाहते हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं? पहले प्रोटेम स्पीकर को लेकर के आरोप लगे कि यह संसदीय प्रणाली का हिस्सा होता है कि जो सबसे सीनियर होता है उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। के सुरेश और आपकी पार्टी के भीतर भी व्यक्ति हैं, उनको भी बनाया जा सकता था, लेकिन आपने उसका भी उल्लंघन किया, उसको भी तोड़ा। इस तरह के आरोप हैं विपक्ष के। चेतन पुरोहित जी। हेमंत जी, लोकतंत्र के अंदर जनता फैसला करती है और जनता ने अपना फैसला दे दिया, एनडीए के पक्ष में दे दिया, 293 सांसद दे दिए, बहुमत मिल गया। उसके बाद में भी हमारे राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री जी ने कल रात से लेकर आज सुबह तक सभी से बात की, चाहे हमारे एनडीए के साथी हो। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया, कहा कि दोबारा फोन करेंगे, दोबारा फोन ही नहीं किया। हाँ, आता हूँ हाँ, कर लीजिए आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए 40 सेकंड में। हाँ जी। सभी से बात क्यों की थी? एक समन्वय बनाने के लिए की थी। एक देश को विकसित देश बनाना है, सभी मिलजुल कर करे और सहयोग कर करके इस देश को आगे बढ़ाएं और देश की जो पीड़ित लोग है, महिला है, युवा है, गरीब है, इनको राहत मिलने का काम करे। विपक्ष रचनात्मक भूमिका निभाए, अपनी सद्भाव से काम करे तो ये देश आगे बढ़ेगा। लेकिन विपक्ष ने अपनी हठधर्मिता से एक काम जरूर किया कि किसी की बात नहीं सुनी, ना राजनाथ सिंह जी की बात सुनी, ना अपने अंतरात्मा की बात सुनी, और उन्होंने ये तय किया कि हमें तो केवल विरोध करना है। जबकि माननीय राजनाथ सिंह जी ने यह कहा था, आप स्पीकर चुनिए, स्पीकर के लिए आप करिए, सहयोग करिए हम सबका। आगे जब डिप्टी स्पीकर का जब होगा तब उसे हम कंसीडर करेंगे, आपकी बात को वजन देंगे। लेकिन विपक्ष ने इस बात को 17वीं लोकसभा में आपने नहीं माना। आपने विपक्ष का डिप्टी स्पीकर बनाने को तो छोड़िए, आपने डिप्टी स्पीकर ही नहीं बनाया 17वीं लोकसभा में। उससे पहले विपक्ष के डिप्टी स्पीकर होते रहे हैं, उसमें क्या आपत्ति है? मैं आता हूं जी। ये सरकार तय करेगी, ये एनडीए तय करेगा स्पीकर के अंदर। जिसके पास पूर्ण बहुमत भारत की जनता ने दिया है वही तो स्पीकर बनाएगा अपना। नेता प्रतिपक्ष बनाए ना, विपक्ष अपना एलओपी बनाए, अपना राज्यसभा में अपना बनाए, कहाँ दिक्कत है? मैं बार बार कहता हूं, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अगर इंडी गठबंधन निभाएगा तो ही इस देश में आगे ज्यादा उनका फायदा होगा, सरवाइव करेगा। केवल विरोध के लिए विरोध मत करिए आप। अच्छा प्रतीक जी, देश की जनता के साथ उनका जो मुद्दे हैं, दीजिए। मैं आता हूं राजपुरोहित जी, आपके पास आता हूं। प्रतीक जी, वो कह रहे हैं कि सिर्फ आप विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि संख्या बल तो आपके पास है नहीं है कि आप अपना जो है लोकसभा स्पीकर जिता लें। अगर चुनाव भी होगा तब भी जो है बनना विपक्ष का ही, सत्ता पक्ष का ही है स्पीकर, फिर क्यों? हेमंत भाई, 2004 से लेके और 2014 तक यूपीए के पास सारा संख्या था, तो हमने भी तो इनका डिप्टी स्पीकर बनाया था, क्यों नहीं बनाया था? बनाया था ना हमने भी 10 साल। तो बताइए, जब ये परंपरा रही है कि स्पीकर का जो पद है वो सत्ता पक्ष के पास रहता है और डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष के पास रहता है, तो आप कहने के लिए मत कहिए कि विपक्ष। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपके पास स्पीकर के पद पर जिताने का संख्या बल है क्या? क्या सोच के आपने स्पीकर के लिए चुनाव को लेकर के प्रत्याशी खड़ा किया? के सुरेश को क्या सोच? देखिए, ये तो कल जब चुनाव होंगे, कल चुनाव होंगे तब पता लग जाएगा कि संख्या बल हमारे पास है या नहीं है। लेकिन मैं तो अभी नैतिकता और जो संसदीय परंपरा है उनकी बात कर रहा हूं। जब यूपीए के पास में 10 साल सरकार चलाने का, क्या कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद है, क्या कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद है प्रतीक जी की एनडीए के जो सहयोगी साथी घटक दलों के लोग हैं वो भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं, के सुरेश को वोट कर सकते हैं? निश्चित तौर पे बिल्कुल है कि कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं, फिर मैं ये कहूंगा कि ये लड़ाई जो चुनाव है उससे ज्यादा जो संसदीय परंपरा है, जो पक्ष विपक्ष के बीच में हमेशा से एक समन्वय बना है, उसकी लड़ाई चल रही है। ये जो हमने हमारे 10 साल के कार्यकाल में जब हमने डिप्टी स्पीकर दिया था, तो आज ऐसी क्या बात आ रही है कि इतना मजबूत? पहले स्पीकर पर तो बात हो जाए, राजपुरोहित जी कुछ कह रहे हैं, नंबर है जी। नहीं, मैंने स्पीकर पद का बता दिया। कल चुनाव होगा, उसके बाद परिणाम 20-30 मिनट में आ जाते, पता लग जाएगा। राजपुरोहित जी वो कह रहे हैं कि आपके एनडीए के खाते में भी जो लोग हैं, एनडीए में जो लोग हैं उनको भी वो कह रहे हैं कि उनमें से भी कुछ लोग हैं जो उम्मीद है कि के सुरेश को वोट करेंगे। हेमंत जी, वो तो दूध का दूध और पानी का पानी कल हो जाएगा। और जब आप संख्या देखेंगे, माननीय बिरला जी को जो मत मिलेंगे, आप खुद आश्चर्य करेंगे। कल आप मेरे को डिबेट में बुलाना जी। पहली बात। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, विपक्ष को अगर कोई बात नहीं करनी होती
तो राजनाथ सिंह जी फोन करके सबसे बात क्यों करते? इसीलिए कर रहे थे कि आम सहमति बने, सहमति बनने के बाद में स्पीकर बने और डिप्टी स्पीकर का बाद में बात करके तय करेंगे। इसमें कहाँ गलत था आप बताइए? अब आम सहमति वाली बात तो दूर चली गई ना, जब दोनों तरफ से कैंडिडेट खड़े कर दिए गए हैं। अब तो चुनाव होगा, इलेक्शन होगा। नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है जी। अब चुनाव होगा, चुनाव में कल 11 बजे मतदान होगा। हाँ। और उस मतदान में सामने आएगा कि कितने सांसद एनडीए के साथ है और कितने सांसद इंडी गठबंधन के साथ। तो ये आप पर बार बार आरोप क्यों लगाते हैं कि संसदीय प्रणालियों को भी आप तोड़ने की कोशिश करते हैं, संविधान को भी बदलने की कोशिश करते हैं? ये कांग्रेस पार्टी बार बार आप पर आरोप लगाती है इस बात को लेकर के। उन्होंने कहा कि जब हमारे समय में, जब हम सत्ता में थे, तब हम विपक्ष के तौर पर बीजेपी को, बाकी विपक्षी दलों को डिप्टी स्पीकर उनका देते आए हैं। हमारा जब डिप्टी स्पीकर होने की बात आई तो एनडीए जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जब भी विपक्ष में रहा है, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई है, सद्भाव की भूमिका निभाई है। हमारे नेता प्रतिपक्ष को भी मेरा ये निवेदन है कि इस देश के विकास में योगदान करें, विरोध के नाम पर विरोध मत करें। अच्छी चीज आपको लगती है, सुझाव दीजिए, सुझाव देने से देश का विरोध करने से नहीं होगा। हेमंत भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी भी कुछ नहीं बीता है। अभी सर्वसम्मति आज भी बन सकती है। अगर आज सर्वसम्मति बन जाएगी तो कल चुनाव नहीं होंगे। आज सर्वसम्मति बना ले, एग्री कर जाएं कि विपक्ष का डिप्टी स्पीकर होगा। हम एग्री हैं, आज भी एग्री। ये लड़ाई सिर्फ डिप्टी स्पीकर की है आपके लिए? बना ले स्पीकर, बता दे। ये लड़ाई सिर्फ डिप्टी स्पीकर जो विपक्ष है वो होना चाहिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे होना चाहिए जी। लेकिन प्रतीक जी, बीजेपी के नेताओं की तरफ से खुद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस दिन को कैसे भूल जाएं जब आप एक तरफ संविधान बचाने की बात करते हैं और आप ही की सरकार में संविधान को कुचला गया। देखिए हेमंत भाई, 1975 के बाद में कई चुनाव हुए, कई चीजें हुई, दोबारा चुनाव में चुन करके सरकारें आई, फिर भी हम इमरजेंसी को कभी भी जस्टिफाई नहीं करते। लेकिन आज जो अघोषित तौर पे इमरजेंसी लगी हुई, राजीव गांधी ने तो उसको जस्टिफाई किया। किससे मैं बोला? राजीव गांधी ने तो जस्टिफाई किया चंडीगढ़ के। हेमंत भाई जी, मैं कह रहा हूं आपको, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मामले में बोला है लोकतंत्र की हत्या हुई है, संसदीय प्रणाली का हनन हुआ है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन्हीं दिनों में स्टेटमेंट दिए हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप चाहते हैं कि पक्ष विपक्ष के अंदर सहमति बने तो फिर आपको डिप्टी स्पीकर देने से कोई परहेज होना ही नहीं चाहिए जी। आशुतोष रावत जी, आप ये बताइए कि क्या जो बीजेपी कह रही है कि भाई हमारी तो बात पहले यह है कि स्पीकर को लेकर के हमने बात भी की विपक्ष से, विपक्ष नहीं माना तो इसमें हम क्या करें, हमारी गलती क्या है? दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये तो संविधान को लगातार बदलने की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर स्पीकर पर चुनाव होता है तो क्या चीजें सदन में ये साफ हो जाएगी, संख्या बल के लिहाज से, या फिर जो कौन ज्यादा भारी है, किसकी तरफ जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ये तमाम चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। इससे बदलेगा क्या? नहीं हेमंत भाई, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि यह लड़ाई संख्या बल की है या ये लड़ाई यह दिखाने की है कि किसके पास कितना संख्या बल है। सबको पता है कि किसके पास कितना संख्या बल है। एनडीए के पास में क्लियर मेजोरिटी है, 293 उनके पास अपने मेंबर्स हैं, तो इसलिए यह लड़ाई मेजोरिटी शो करने की नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इसलिए इस चुनाव को लड़ना चाहती है कि वह यह दिखाना चाहती है कि हमारे पास कितना संख्या बल है। यह लड़ाई दोनों के लिए अपने अपने ईगो मसाज की है और दोनों राजनीतिक दलों के अंदर इस प्रतिस्पर्धा की है कि भारतीय जनता पार्टी यह दिखलाना चाहती है कि हमको सीटें कम जरूर मिली हैं लेकिन हमारी वर्किंग स्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ा है, और वहीं कांग्रेस यह दिखलाना चाहती है कि हमने एक बड़ी कामयाबी देश के अंदर हासिल की है, हम पहले की तरह सब कुछ शांति से नहीं चलने देंगे। क्योंकि संख्या बल की आप बात करें तो देखिए, चुनाव होते समय संसद में जितने सदस्य होते हैं उनका बहुमत, आपको साधारण बहुमत चाहिए होता है। यहां पर आपको 273 सीटें नहीं, वोट नहीं चाहिए स्पीकर के चुनाव के लिए। कल जितने लोग सदन के अंदर होंगे उनका साधारण 50% किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए चाहिए। तो संख्या बल के आधार पर, कल के चुनाव के आधार पर आप सरकार के आगे का भविष्य तय नहीं करने वाले हैं, या इंडिया अलायंस यह तय नहीं करने वाला है कि हमारे साथ कितने लोग हैं। शायद इस लड़ाई आप ये तो ठीक कर रहे हैं, आप ये तो ठीक कर रहे हैं कि जो लोग उपस्थित होंगे सदन में उनके आधे से ज्यादा वोट जिसकी तरफ होगा और वही जो है वो स्पीकर होगा। लेकिन कांग्रेस का ये बयान, अभी प्रतीक जी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कई लोग जो एनडीए में हैं, जो नाराज हैं, वो भी हमारे साथ आ सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं, के सुरेश को सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे सीनियर जो है अब वो सांसद हैं, 8 बार के सांसद हैं।
देखिए हेमंत जी, अगर ऐसा है तो फिर टीएमसी ने तो खुला बयान दिया है, तो यानी इंडिया अलायंस के सीटें तो वोट तो वैसे ही कम होने वाले हैं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने क्लियरली बयान दिया है कि हमसे पूछ करके आपने उम्मीदवार तय नहीं किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया अलायंस को इसका कोई फायदा होने वाला है या एनडीए के अंदर कोई टूट होने वाली है, यह ऐसा मुझे बिल्कुल भी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता है। कल यह चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न होगा और भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को जिताने में 100% होगी। पोद्दार साहब, आपको क्या लगता है जो कांग्रेस कह रही है वो ठीक है? क्या सिर्फ ये विरोध के लिए विरोध हो रहा है या कुछ और दिखाने की कोशिश हो रही है? देखिए हेमंत जी, राजनीति जो है वो घात प्रतिघात का खेल है, यानी कि वार प्रतिवाद। और कहीं ना कहीं कांग्रेस मुझे ऐसा लग रहा है कि अति उत्साह के अंदर, और जिसको कहते हैं ना हमारे यहाँ कि जो कांग्रेस को धार मिली है, तो धार और वार दोनों इन चीजों का महत्व समझिए कि सही चीज के ऊपर वार होगा तो आपकी धार बची रहेगी, और गलत चीज पे यानी पत्थर पे अगर आपने वार करना चालू कर दिया तो आपकी जो तलवार की धार है वो खत्म हो जाती है। तो जिस तरीके से कांग्रेस अब इस भारतीय जनता पार्टी के जाल में कहीं ना कहीं फंस गई है। और आपको मैं बताऊं, मेरा तो सोचना ये है कि ये जो स्पीकर का जो चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को जो जितना जो मजबूत है उससे ज्यादा मजबूत दिखाने का चुनाव है। कांग्रेस को वो जितनी मजबूत दिखा रही है वो कितनी मजबूत है ये दिखाने का, यानी कि उसका धरातल दिखाने का चुनाव है। और इसके अंदर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी हेमंत जी, और वो ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ संख्या बल के साथ साथ फ्लोर मैनेजमेंट की जो भारतीय जनता पार्टी की मास्टरी है वो भी आपको इसके अंदर दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं आपको अभी जैसे मैं बता रहा था, और आप देखेंगे टीएमसी अपने अलग सुर दिखा रही है, उधर आरएनपी के हनुमान बेनीवाल अलग सुर बोल रहे हैं, उधर जो बाप पार्टी है उनके जो राजकुमार रोत हैं वो अलग स्वर बोल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का जो फ्लोर मैनेजमेंट सिस्टम है वो लागू होगा। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि जब वोटों की गिनती होगी या कितने वोटों से, तो आपको ये देखना, आप ये देखिएगा जो कांग्रेस अभी जो उत्साह और ये वो एक ऊर्जा से भरी हुई है, कहीं ना कहीं वहां पे जाकर के थोड़ा सा निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि जितना ये संख्या दिखा रहे 235-36, वो संख्या कहीं ना कहीं इनके सामने आ जाएगी कि भाई इनकी संख्या कितनी थी, भारतीय जनता पार्टी की संख्या कितनी थी। और ये एक तरह का समझ लीजिए जनता के अंदर भी मैसेज जाएगा। और इसका सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो जो अभी मोरली जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव परिणामों के बाद में अपने आप को सेटबैक महसूस कर रही है, और कांग्रेस और विपक्षी जिस तरीके से उत्साहित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो मोरल कहें, ये जो उत्साह कहें, इसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन नजर आएगा। और इसके अंदर आपको ये सारी की सारी राजनीति का प्रतीक जी, क्या ये सिर्फ ईगो का चुनाव है? स्पीकर को लेकर के आप पत्थर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इससे और ज्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं? देखिए ईगो का ज्यादा नहीं है, संसदीय परंपराओं को जिंदा रखने का चुनाव है। संसदीय परंपरा के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जितनी अहमियत सत्ता पक्ष की है उतनी ही अहमियत विपक्ष की भी होती है। विपक्ष के नाते हम मजबूत विपक्ष अगर जनता ने चुना है तो हम वो सारे मुद्दे उठाएंगे और संसदीय परंपरा को जिंदा रखने के लिए मुद्दे उठाने पर ऐसी चीजों में जहां पर वक्त की बर्बादी हो, सदन के संसदीय परंपरा उसमें क्या हासिल होने वाला आपके पास? अगर कोई नहीं, इसमें जनता का पैसा कौन सा खराब हो रहा है? आप अगर संसदीय परंपरा को पालन करवाना, अगर संसदीय परंपरा तो ये होती है आप बिना चुनाव के आपस में रजामंदी के साथ, सहमति के साथ कर लेते। अब चुनाव रजामंदी के लिए तैयार है, हम तो आज भी रजामंदी के लिए तैयार है। खराब भी होता है सर। नहीं, हम तो आज भी रजामंदी के लिए तैयार हैं। सत्ता पक्ष अपने अहम में, अपने घमंड के अंदर इतना चूर है कि वो तैयार नहीं है। हम तो आज भी इसी वक्त हम लोग तो सर्वसम्मति के लिए तैयार हैं। बिल्कुल आप बैठिए, हम तैयार हैं। आप अपना स्पीकर बनाइए, आप हमको दे दीजिए डिप्टी स्पीकर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष चाहता नहीं है। सत्ता पक्ष अहम बना करके रखा है। आज भी घमंड के अंदर चूर है, आज भी मोदी चल रहे हैं। कांग्रेस एक तरफ कह रही है हम तो तैयार है, हमसे बात होती तो। बीजेपी कह रही है कि जब हम पूरी तरह से मेजोरिटी में हैं एनडीए, तो हम अपना बनाएं तो किसी को क्या दिक्कत है? देखिए बिल्कुल, शायद भारतीय जनता पार्टी डिप्टी स्पीकर का पद भी कांग्रेस को नहीं देना चाहती है, इसलिए इस तरह की बातें दोनों पक्ष कह रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस को पता है कि संख्या बल के आधार पर वो कल का चुनाव नहीं जीत सकते, ऐसे में अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष का पद भी उनके हाथ से जाने वाला है, और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि आम सहमति बननी चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए, हम आपका स्पीकर बनाएंगे, आप हमको डिप्टी स्पीकर का पद दे दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संख्या बल के आधार पर आज तो ये हठधर्मिता किसकी है? इसलिए सत्ता पक्ष की है, विपक्ष की है? जी
अगर आपसी सहमति से सब कुछ हो जाता तो ठीक होता। यह हठधर्मिता किसकी कहें, सत्ता पक्ष की कहें या विपक्ष की? देखिए, इसको हठधर्मिता नहीं कह सकते हेमंत जी, इसको हठधर्मिता नहीं कह सकते हैं। यह दोनों राजनीतिक दलों के लिए, दोनों अलायंस के लिए यह ताकत दिखाने का समय है और यह दोनों एक दूसरे पर प्रतीकात्मक बढ़त हासिल करना चाहते हैं कि हम आपके आगे नहीं झुकेंगे। ठीक है, क्या यह प्रतीकात्मक बढ़त हासिल करने दिखाने के लिए ही सिर्फ चुनाव हो रहा है पूरा स्पीकर का? पोद्दार साहब, अंतिम टिप्पणी। देखिए हेमंत जी, हाँ देखिए हेमंत जी, मैंने आपको क्या कहा कि अभी थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ एक चीज की प्रॉब्लम है। वहां पे पद और कद दोनों चीजों के अंदर बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि पद जो है वो खड़गे जी के पास है, लेकिन कद राहुल जी का बड़ा है। और जिस तरीके से अभी थोड़ा सा आपने देखा होगा कि राजनाथ जी। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि ये देखना होगा कि आखिरकार जब स्पीकर का चुनाव होगा तो क्या ओम बिरला वापस से स्पीकर का पद सुशोभित कर पाएंगे 18वीं लोकसभा में भी। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि एक इससे इतिहास भी बनेगा, स्टोरी भी बनेगी, क्योंकि वो पहले ऐसे दूसरे लोकसभा अध्यक्ष होंगे जो इस पद पर वापस से सुशोभित होंगे।